Hello students, you are welcome at Physics Academy. I am Vivek Johri and now we start next lecture on the problem capacitance. So in lecture number 3, we will discuss more problem related with capacitance. So see the problems. Question 1, you have to find capacitance between A and B. A and B. The capacitance of each capacitor is C. This chain is continue up to infinity. This chain is continue up to infinity. So, what is the procedure to solve such type of question? आखिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? देखिए, let equivalent capacitance between A and B is, suppose X. X is the equivalent capacitance. It means this is, if we solve this problem, the answer should come X. So finally we have to find the value of X in terms of C. हमें X की वैल्यू C की टर्म में फाइंड करनी है. अब इसका लॉजिक कोई सीरीज में नहीं है, ये सीरीज में नहीं है, ब्रांच आ रही है, ये सीरीज में नहीं है. ऐसी कोई चेन में ऐसा आप नहीं देख सकते कि कोई सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन यहां पर क्रिएट हो रहा हो. तो फिर इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे? देखिए, अगर हम इस चेन में से एक चेन ब्रेक कर दें, ये चेन ब्रेक कर दी. अगर आप जो चेन इन्फिनिटी तक एक्सटेंड है उनमें से अगर एक चेन कम कर लेंगे हम, तो इनफाइनाइट -1, नंबर ऑफ चेन इनफाइनाइट. तो -1 इनफाइनाइट -1, इट इज ऑल्सो इनफाइनाइट. तो कंसिडरेशन के हिसाब से इसका आंसर जो रेस्ट पार्ट है, अगर हम इसके फाइंड करें आंसर, तो आंसर X ही आना चाहिए, क्योंकि आपने क्या यहां पर कंसीडर किया है कि इनफाइनाइट तक अगर ये सीरीज कंटिन्यू कर रही है तो उसका इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? X. तो फिर इसमें P डैश और Q डैश के बीच कितना आना चाहिए? आपका ये आंसर भी X होना चाहिए. तो यहां पर जो कंसेप्ट पॉइंट हुआ कि हम इसका इक्विवेलेंट जो रेस्ट पार्ट है उसका X लिख सकते हैं. इतने P डैश और Q डैश के बीच जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसे हम X कंसीडर कर सकते हैं. तो एक डायग्राम और अभी आपका आएगा. तो यहां पर डायग्राम देखिएगा, ये A है, ये B है, ये P है, ये P डैश Q डैश है, सॉरी Q है, प्लस
यहाँ पे 1 लगा दिया कैपेसिटर जिसकी वैल्यू कितनी है, x है। ये P डैश Q डैश और ये कितने के हैं, फिलहाल ये C के हैं। ये अब इसे जैसे ही आपने ब्रेक किया था वैसे ही आप इसे क्या कर दें, कनेक्ट कर दें। इसके बाद का डायग्राम यहां पर आएगा। ये एक कैपेसिटर, और ये आ गया आपका ये X C C C और ये A B पॉइंट है जिसका आंसर क्या आना चाहिए, X। इस सवाल को एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और अब हम X की वैल्यू यहां पर फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिएगा। C और X पैरेलल में कितना होगा, ये दोनों, सबसे सिंपलेस्ट पार्ट कौन सा है, C और X पैरेलल में। इसका आंसर आएगा C प्लस एक्स। C प्लस एक्स एंड C all are in series. The final answer should come X. So 1 upon X is equal to 1 upon C plus 1 upon C plus X plus 1 upon C. थोड़ा सॉल्व करेंगे इसे। C प्लस एक्स, यहां क्या आएगा भाई, C प्लस एक्स, यहां क्या आएगा C, और यहां आएगा आपका C प्लस एक्स, 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स, 1 2 3, 2x प्लस 3c अपॉन c स्क्वायर cx, c प्लस c दैट इज 3c, x और प्लस x दैट इज 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, c स्क्वायर cx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3cx। थोड़ा इक्वेशन को ऐसे लिख दिए, 2x स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2cx, और इधर को जाएगा ये कितना हो जाएगा, माइनस का c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2cx माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां पर अगर आपको मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत आसान है कि x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, और जो यहां पर बायो के स्टूडेंट्स हैं उन्हें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा श्रीधराचार्य फार्मूला। यानी कि अगर कोई इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो तो x की वैल्यू कैसे आती है, माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो भी यहाँ पर मेरा लेक्चर बायो के स्टूडेंट देख रहे हैं, इन पे मैथ्स नहीं है, उन्हें ये थोड़ी चीज़ें याद रखनी होती हैं, ये यहाँ पर आप याद रखेंगे। तो आप ऐसा ना हो कि कभी हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते समय अब हमें यही याद नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा। अब जरा कंपेयर करिए, कंपेयर करें इस दोनों इक्वेशन को, तो a की जगह कौन है 2, b की जगह 2c और c की जगह कौन है माइनस का c स्क्वायर। थोड़ा c डिफरेंट बना दिया, छोटा c बना दिया, स्मॉल c कैपिटल c। और जो आप चाहें तो इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं स्टेप यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा लिखता हूँ, आप चाहें तो जब आंसर शीट में लिखें तो स्टेप कुछ कम किए जा सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए कुछ स्टेप्स मेरे ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि फिजिक्स
मैथ्स जिन पर है उन पर भी है फिजिक्स सब्जेक्ट, और जिन पर मैथ्स नहीं है वो भी डील करते हैं प्रॉब्लम। तो दोनों के हिसाब से मैं इसको लिख रहा हूं। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, x इज इक्वल टू निकालते हैं। x इज इक्वल टू माइनस का 2c, b की वैल्यू रख दी माइनस b, माइनस का 2c प्लस माइनस b स्क्वायर। b स्क्वायर मीन्स 4c स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a मीन्स 2 और c मीन्स माइनस c स्क्वायर। ये आपके पास आया अपॉन 2a, 2 अपनी जगह और a कितना है 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 2c प्लस माइनस ये आएगा प्लस का 8c स्क्वायर और कितना हो जाएगा 12c स्क्वायर। 12 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 4 का तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, c स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा, 3 रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये कितना आएगा x इज इक्वल टू माइनस 2c प्लस माइनस यहां पर आएगा आपका 2 रूट 3c अपॉन 4। x इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस c प्लस माइनस रूट 3c अपॉन 2। अब यहां पर दो पॉसिबिलिटी हैं, एक प्लस से भी आंसर आएगा और एक माइनस से भी आंसर आएगा। माइनस अगर आप कंसीडर करेंगे तो टोटल x का आंसर नेगेटिव आएगा, और हम ये जानते हैं कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। बोले सर नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती? कैपेसिटेंस इज द मेजरमेंट ऑफ द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। अरे चार्ज स्टोर नहीं करेगा और क्या होगा, नेगेटिव नहीं हो सकती। सो वन लाइन इज रिक्वायर्ड, कैपेसिटेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। कैपेसिटेंस, यहां पे एक लाइन क्या आएगी, कैपेसिटेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी विल टेक पॉजिटिव साइन। x इज इक्वल टू माइनस c प्लस रूट 3c अपॉन 2। द आंसर इज रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2c। दिस इज द आंसर। हो सकता है ये c ना देकर हमने जनरल c लिया था, 1 माइक्रोफैरेड दे रखा हूं, मैं नोट में लिख रहा हूं। इफ c इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड तो आंसर क्या आएगा, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइक्रोफैरेड। आप करिएगा क्वेश्चन c में ही, अगर 1 माइक्रोफैरेड है तो लास्ट में आप c की वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड रख दिएगा, अगर सभी 2 माइक्रोफैरेड के हैं तो लास्ट में आप 2 माइक्रोफैरेड रख दिएगा, आपका आंसर आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइक्रोफैरेड। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही है, और मैं देख रहा हूं मेरे बहुत से स्टूडेंट्स इसको वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। अगर आप मेरी एक एक बात ध्यान से सुनेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगी। और इस वीडियो में ना तो कोई कट है ना कोई जॉइंट है, इस वीडियो में जैसा चल रहा है सीधा सीधा वीडियो आपके पास पहुंच रहा है, क्योंकि इतना इस वीडियो की सेटिंग करना मुझे नहीं आती कि कैसे इसको एडिट किया जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। तो आपके पास सीधा लेक्चर आ रहा है जैसे आप क्लास में देखते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए 12 होंगे कुल, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4. दिस इज क्यूबिकल स्केलेटन. देयर आर 12 कैपेसिटर्स, each of capacitance C, and we have to find the capacitance across the diagonal of this cubical skeleton. अब यहां पर ना कोई सीरीज ना कोई यहां पर पैरेलल, तो इस तरीके के क्वेश्चन का लॉजिक कैसे लगाया जाएगा जरा उसको ध्यान से देखिएगा. थोड़ा सा इसमें अगर आप चाहें तो नामकरण संस्कार कर सकते हैं. कॉर्नर के पॉइंट लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए आप ये ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश, ऐसा कुछ लिख लिया हमने. अब आप ना कोई सीरीज है और ना कोई पैरेलल है, तो इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे ये बात हमें समझ में आनी चाहिए. ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करके किए जाएंगे. अब बोले सर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या और कैसे करते हैं? भाई आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो? इस सर्किट की चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी, जिसे आप क्या कहते हो? कैपेसिटेंस कहते हो. तो चार्ज तभी स्टोर करेगा जब आप बैटरी लगाएंगे, और कितना स्टोर कर लेगा वो आप कैलकुलेट करना चाहते हो. तो यहां पर देखिए फार्मूला मैं आपको दिखा रहा हूं. Q इज इक्वल टू सी वी होता है और V इज इक्वल टू Q अपॉन सी होता है. ये कुछ हम तरीके का अप्लाई करेंगे. अब यहां पर अगर आप देखिए कि बैटरी का कनेक्शन आ रहा है, बैटरी का कनेक्शन आया है. ये चाहे तो आप बैटरी पूरी कर सकते हैं, सेल लगा सकते हैं आप. यहां से Q चार्ज इस सर्किट में एंटर करता है, बैटरी सप्लाई करती है Q चार्ज, ये हमने माना है. आंसर में Q नहीं आना चाहिए, आंसर C की टर्म में आना चाहिए, लेकिन हमारे एज्यूमिंग टर्म है कि Q चार्ज ने एंटर किया. अब आप ध्यान से देखिए, A से देयर आर 3 ब्रांचेस, A से स्टार्ट हो रही हैं 3 ब्रांचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम A. एक ब्रांच है AA, एक है AB डैश और एक है AC, और तीनों की ही कैपेसिटेंस सेम है. तीनों की कैपेसिटेंस सेम है. अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पर जाएं और समझें कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है, जब पैरेलल ब्रांच में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उनकी कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है. चाहे तो आप एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन का में इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं उसे आप रीड कर सकती हैं अपनी टेक्स्ट बुक से, तो आपको और भी अच्छा समझ में आएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब ब्रांच डिवाइड हो जाए, जब ब्रांच डिवाइड हो जाएंगी तो किसमें कितना चार्ज आएगा ये डिपेंड करेगा उनकी कैपेसिटेंस पर. ये 1 2 3 इन पर
कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है, इसलिए हम इस पर भी Q/3, यहां भी Q/3, मोबाइल में आपको छोटा दिख रहा हो ये Q/3 लिखा है, और इस पर भी Q/3। एक पॉइंट और बता दें, व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर? इट्स मीनिंग इज व्हाट इज द चार्ज ऑन द फर्स्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। Q/3। अब देखिए ए पे आ गए, ए से फिर आगे मूव किया ये, तो ए से दो ब्रांच स्टार्ट हो रही हैं और दोनों की वैल्यू ब्रांच की कैपेसिटेंस कितनी है? C है, तो इसका हाफ हाफ इन दोनों में आएगा जब आगे फ्लो करेगा, Q/6 और ये Q/6। इसी तरीके से C से आगे दो ब्रांच है, इनमें भी इसका 50-50% Q/6। अब B डैश के आगे भी Q/3 आया, आगे फ्लो कैसे करेगा? Q/6। चलिए अब A डैश पर देखिए, A डैश पर दो इनकमिंग ब्रांच है और उनसे चार्ज फ्लो क्या आ रहा है? Q/6। तो आगे कितना आएगा? Q/3। B जंक्शन पर, जंक्शन माने जोड़, B जंक्शन पर दो इनकमिंग है, Q/6 आ रहा है, तो कितना आएगा? Q/3। इस कैपेसिटर पे C डैश पे देखिए दो इनकमिंग है, Q/6, तो आगे कितना बढ़ेगा? Q/3। अब B जंक्शन पे लगाइए, तीन इनकमिंग ब्रांच है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, Q/3, कितना आएगा? Q। यानी कि हमने जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर डिस्कस किया है या कंसीडर किया है वो बिल्कुल सही है। Q ने एंटर किया था और Q आउट हुआ, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सही बनाया है। अब फायदा क्या है इसका, देखिएगा। अब यहां पर शुरू करते हैं कि इसका क्या मतलब है और कैसे ये सॉल्व हो जाएगा। A से B तक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, हमें मान लिए, तो आप किसी भी ब्रांच से होते हुए चले जाओ, बस ये ध्यान रखना है कि जो पोटेंशियल अगर डिक्रीज हो रहा है तो हर ब्रांच पर डिक्रीज हो। तो आप टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आप सिंपली उनको सम कर सकते हैं। जैसे कि 70 था एक का पोटेंशियल, अब हो गया 60, तो एक ब्रांच पे कितने का डिफरेंस आया? 10। अब हो गया 40, तो दूसरी ब्रांच पे कितना आया? 20 का डिफरेंस। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 20 + 10 30। तो भाई वैसे फाइनल पॉइंट देखिए, एक 70 वोल्ट है, एक 40 वोल्ट है, और डिफरेंस कितना है? 30 वोल्ट। यानी टुकड़ों में आप पार्ट वाइज निकाल लिए या आप डायरेक्ट निकाल लिए। फिलहाल हम पहले पार्ट वाइज देख रहे हैं। BAB, तो BAA के बीच डिफरेंस प्लस AA डैश के बीच VAA डैश प्लस BA डैश B। BAB फाइंड करिए, BAA डैश A फाइंड करेंगे, कितना होगा? V बराबर मैंने क्या बताया? चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। चार्ज कितना है? Q/3। कैपेसिटेंस कितनी है? C। यहां चार्ज कितना है? Q/6। कैपेसिटेंस कितनी है? C। यहां चार्ज कितना है? Q/3। कैपेसिटेंस कितनी है? C। देख लीजिए आप। इस पर डिफरेंस कैसे निकालेंगे? इस पर चार्ज कितना है अपॉन इसकी कैपेसिटेंस कितनी है। Q बराबर क्या होता है? C × V। तो V बराबर क्या होगा? Q/C। तो VAB कितना आया भाई? Q/3C, Q/6C, Q/3C। VAB 6C LCM है, 2Q + Q एंड +2Q। कितना आया VAB? 5
5Q/6C। ये आप पे इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी है इक्वेशन नंबर 1। अब VAB एक तरीका और अपना रहे हैं। मान लिए इस पूरे सर्किट की, जो भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है CEQ। इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A and B इज CEQ। कितनी है? CEQ लिख ली। तो भाई VAB ये भी तो हो सकता है। इस टोटल सर्किट पर चार्ज कितना स्टोर है? Q। और इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है? CEQ। इसे आप इक्वेशन 2 कह दिए। अब VAB यानी A और बीच के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का तरीका आपने ये अडॉप्ट किया हो या डायरेक्टली ये अडॉप्ट किया हो, तो भाई वैल्यू तो दोनों ही रास्ते से सेम आएगी। तो इन इक्वेशन 1 और 2 को आप इक्वल कर दीजिए। अगर आप इसे इक्वल करेंगे तो Q फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 Q अपॉन C इक्विवेलेंट 5Q अपॉन 6C इंप्लाइज दैट Q तो कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 6Y 5C। दिस इज द आंसर। यह क्वेश्चन इस तरीके से होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी एक एक सेंटेंस को ध्यान से सुनिए। हो सकता है मैं रनिंग में बोल रहा हूँ, कोई शब्द शायद गलत निकल गया हो, उसे इग्नोर कर दिएगा। और जो भी मैंने यहाँ समझाया है उसे एक एक दिमाग में सोचकर अगर आप करेंगे तो 100% आपकी जो एबिलिटी है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज होगी और आप और अच्छे न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें कहीं कोई मुझे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपको कैसा लगा ये लेक्चर, ये भी आप लिखिएगा ताकि मुझे पता लगे, क्योंकि कोई भी बात खुद को नहीं पता लगती। ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये लेक्चर कैसे लगा या समझाने का तरीका, क्योंकि मैं समझाने में अगर इसे केवल सॉल्व करना होता शायद इसका 1/4 टाइम लगता। जितनी देर में मैं एक क्वेश्चन को और उसका सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करता हूँ, सॉल्व करने में टाइम कम लगता है। यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ जो आपको समझ में आए। तो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।